हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की बात। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। आइए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के गुण, उनके संगठन, संरचना आदि परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के गुणों, उनके संरचना तथा उनके संगठन आदि में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं वह अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपका मैग्नीशियम होगा और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, अब ये हम देखेंगे, ये मैग्नीशियम हमारा मेटल है, ये हमारा ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब इनके रासायनिक गुणों में अंतर आ जाता है, उनके संगठन में अंतर आ जाता है, उनके गुणों में अंतर आ जाता है। तो इसी सब परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, उनके गुण, उनके रासायनिक प्रवृत्ति और रासायनिक संगठन, गुण आदि बदल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक से उत्पाद बनने की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये इनको कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, या इन्हें कहते हैं उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब नहीं है, बस यही पर हमने आपको बताया है कि अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं एक लाइन में कि अभिकारक से उत्पाद बनने की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी कहते हैं वह अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के गुण, उनके संगठन और उनके संरचना में परिवर्तन होने को ही रासायनिक संक्रमण कहते हैं। अब आइए, ये रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट क्या, अभिकारक क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नए सबस्टेंस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यानी इस एरो के जो बिफोर होंगे वो अभिकारक कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, और इस एरो के जो आफ्टर होंगे वो प्रोडक्ट कहलाएंगे, यानी उत्पाद कहलाएंगे। कोई भी रासायनिक क्रिया हो, ठीक है, उसमें जो अभिकारक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं, जो पदार्थ किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं
उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और अपक्रिया के पश्चात जो न्यू सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है उनको प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये हुआ NaOH हो गया प्लस HCl हो गया। अब ये आपस में अप्लाई करेंगे, ये बनेगा NaCl साल्ट और प्लस वाटर बन जाएगा। एक ये कौन सी है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन क्रिया है, ये अपने एसिड और बेस के चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब यही क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, इन्हीं को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होने वाले हैं, जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उन्हें को रिएक्टेंट अभिकारक कहेंगे, और अपक्रिया के पश्चात जो न्यू सब्सटेंस हमको मिल रहा है उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। ठीक है, नोट लीजिए। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। हो गया था, क्या हो गया। अब इसके बाद हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन। ये है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या अभिकारकों को जब हम फार्मूला के रूप में यूज करते हैं तब उसी को कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। यानी वह क्रिया जिसमें अभिकारकी पदार्थों को उनके फार्मूलों के रूप में यूज करते हैं तब उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए, जैसे ये है ZnO हो गया और प्लस H2SO4 के साथ में हम करेंगे रिएक्शन। ठीक है, ये जब दोनों आप रिएक्ट करेंगे तो यहाँ का ये निकल जाएगा, बनेगा क्या, ZnSO4 के रूप में बन गया, ZnOSO4 H2O अलग हो गया, ये वाटर के फॉर्म में आ गया। अब इन्हीं को हम जब फार्मूला के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यह है क्या, जिंक ऑक्साइड, यह है जिंक ऑक्साइड हो गया और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब क्या के पश्चात बनेगा क्या, जिंक सल्फेट हो गया और क्या हो गया, और ये जल बन गया। ठीक है, इन्हीं चीज को, इन्हीं के नाम को जब हमने फार्मूले के रूप में यूज किया तब क्या कहलाएंगे, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था कि जो रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे, और अपक्रिया के पश्चात जो न्यू सब्सटेंस आपको बनता है वो क्या कहलाएगा, वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हिंदी होती है कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में जानना, या इसका दूसरा नाम होता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है,
असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ये नाम आपको नया लगता होगा, स्केलेटल क्या होता है या कंकाली क्या होता है, लेकिन ये जब आपको लिखा जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये तो आसानी से कंफर्म हो गया। देखिए इसमें कहते क्या है, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणुओं में परमाणुओं की संख्या, अब क्रिया के पश्चात प्रोडक्ट के अणुओं में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर ना हो, इस अपक्रिया को कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनमें एटम के नंबर और जो रिएक्टेंट है उनके मॉलिक्यूल में एटम के नंबर आपस में सेम ना हो, बराबर ना हो, तो क्या कहेंगे उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल की बात करते हैं, ये हो गया मैग्नीशियम हो गया प्लस O2 हो गया, ये रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या है, ये असंतुलित है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम हमारा 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ कितने हैं, 1 है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल होता है वो कैसा होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नोट लीजिए और आ जाइए, H2 हमने ले लिया प्लस O2 ले लिया, ये दोनों आप लिखेंगे H2O बन जाएगा। देखेंगे बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ क्या है 1 है, इसलिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है, इसलिए क्या होगा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या कंकाली रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिख लीजिए बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी हिंदी होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहां नाम ही कंफर्म है, नाम से ही रिएक्शन कंफर्म हो रहे हैं, क्या संतुलित है, यानी ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का अपोजिट। इसमें इसकी डिफिनेशन देते हैं, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिनमें अभिकारक के अणुओं में परमाणुओं की संख्या तथा प्रोडक्ट में उनके अणुओं में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी अभिकारक में जितने मॉलिक्यूल्स में हो उनके एटम उतने बराबर हो, रिएक्टेंट के यानी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम दोनों अगर बराबर हो रहे हैं तो क्या होगा बैलेंस्ड होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभी आपने लिखा था Mg प्लस O2, ये बना था आपका MgO बना था, ये क्या है अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, लेकिन जब इसी को हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका बन जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इसके के बाद H2 प्लस O2 आपने लिखा, ये दोनों क्या बन जाएगा H2O। इस रूप में जब आप लिखेंगे तो ये अनबैलेंस्ड होगा, स्केलेटल होगा, लेकिन यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। देखिए अब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है किसके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में एटम। देखिए यहाँ 2 टू जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ क्या 2 टू जा 4, यहाँ O2 2 एटम है, यहाँ पे 2 हुआ, इससे क्या हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। लिख लीजिए
नेक्स्ट आइए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हाई स्कूल बोर्ड के सिलेबस में है, उन्हीं प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाओं को हमको जानना है। तो इसमें फर्स्ट आपको जानना है एडिशनल केमिकल रिएक्शन। एडिशनल केमिकल रिएक्शन, इसकी हिंदी होती है योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए इस डिफिनेशन का नाम ही क्लियर हो गया है उनके हेडिंग से ही। कैसे? योगात्मक। योगात्मक का मतलब जुड़ना, जुड़ जाना। यानी इसकी परिभाषा हम देखते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एडिशनल केमिकल रिएक्शन कहेंगे, योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक तो भाग ले रहे हों, किंतु अभिक्रिया के पश्चात केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बन रहा हो, उसे हम कहेंगे योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। H2 प्लस O2 हो गया, ये अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? H2O बनाएगा। यहाँ दो विकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ जल का एक ही प्रोडक्ट है। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल आपको बनेंगे। सल्फर और O2 ले लीजिए, ये बनेगा SO2 बन जाएगा। यहाँ कार्बन और प्लस H2 को आप जोड़ेंगे 2H2 के फॉर्म में, ये मीथेन बन जाएगा। लिखा गया C2H4 हो गया, एथेन है, एथीन है। इस एथीन में जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ये बन जाएगा C2H6 हो गया। यहाँ सब क्या है? ये अभिकारक हो गए टोटल, ये क्या हो गया? टोटल प्रोडक्ट हो गए। तो अभिकारक इनके दो है और अभिकारक और प्रोडक्ट क्या है? एक ही है, अकेला बन रहा है। इसलिए क्या होगा? योगात्मक रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा सब्स्टिट्यूशनल केमिकल इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशनल केमिकल रिएक्शन, इसको हिंदी कहते हैं प्रतिस्थापन। रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए यहाँ भी इनके हेडिंग से ही उनकी परिभाषा क्लियर हो रही है। प्रतिस्थापन मीन्स कोई एक दूसरे को हटा करके उसका स्थान खुद ही ले रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन कहेंगे। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के मॉलिक्यूल्स के परमाणु को या उनके परमाणुओं के समूह को दूसरे अभिकारक के अणुओं के परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता हो और उसका स्थान वह ले रहा हो, तो उसे कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, जैसे आ जाइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये हुआ, ये एसी कोई कंपाउंड है
और ये बी आपस में ए सी का रिएक्शन हम बी से करवा रहे हैं, तो बी सी को क्या करके हटा देगा और ये बन जाएगा ए बी प्लस सी को अलग कर देगा। तो इसी प्रकार की जो क्रियाएं होंगी वो प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। और प्रतिस्थापित तो वही करेगा जो उनके कंपेरिजन में वो स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होगी, वो शक्ति ज़्यादा होगी। जैसे अब अभी हम लिख रहे हैं CuSO4, ये जिंक से रिएक्शन करेंगे, ये जिंक सल्फेट है और सॉरी ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है। जब इनका रिएक्शन आप करवाएंगे तो यहाँ ये जो जिंक है ये कॉपर को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करके इसका स्थान खुद ले लेगा। ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu अलग हो गया, इसलिए क्या होगा, प्रतिस्थापन रासायनिक क्रियाएं होंगी। इसका और भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये सब लोग लिख लीजिए H2SO4 है और यहाँ पर हम सोडियम से करवा रहे हैं रिएक्शन, तो ये सोडियम अब ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। जब प्रतिस्थापित करेगा ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, ये क्या है, प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रतिस्थापित करने वाला वो जो एटम होगा वो हमेशा जिसको प्रतिस्थापित कर रहा है उससे हमेशा ज़्यादा सक्रिय होगा। सक्रिय कौन सा होगा, कैसे होगा, कैसे आप जानेंगे, आइए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ एलिमेंट हैं जो सक्रियता के क्रम में हम इसको लिख रहे हैं। देखिए, सबसे सक्रिय जो आपका होता है लिथियम, इनके बाद आता है पोटेशियम, इनके बाद आता है बेरियम, फिर आता है स्ट्रांसियम, ठीक है, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है मैग्नीज, फिर आता है जिंक, फिर आपको आएगा क्रोमियम, फिर आयरन, फिर सीडी, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर आएगा टिन, फिर लेड आएगा। ठीक है, ये आपका सीरियल चल रहा है। फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर इसके बाद आता है कॉपर, फिर आएगा मरकरी, फिर आएगा Ag, फिर आएगा Pt, फिर आएगा एल्युमिनियम, सॉरी गोल्ड। ठीक है, तो ये सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। ठीक, सबसे सक्रिय कौन सा है, लिथियम। अब लिथियम पोटेशियम को हटाएगा लेकिन पोटेशियम लिथियम को नहीं हटाएगा। अब इनमें हम कंपेयर करेंगे तो पोटेशियम ज्यादा सक्रिय है बेरियम से। अब पोटेशियम बेरियम को हटाएगा लेकिन बेरियम को नहीं हटाएगा पोटेशियम से। अब इनकी बात करेंगे तो बेरियम स्ट्रांसियम को हटाएगा लेकिन स्ट्रांसियम बेरियम को नहीं हटाएगा। अब स्ट्रांसियम और कैल्शियम की बात करेंगे तो स्ट्रांसियम कैल्शियम को हटाएगा लेकिन कैल्शियम जो है स्ट्रांसियम को नहीं हटाएगा। ये उनका सक्रियता का क्रम। यहाँ लिख लेंगे धातुओं की सक्रियता का क्रम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए एक रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, ये कहा जाए कि CuSO4 प्लस Ag, तो क्या AgCu को प्रतिस्थापित करेगा? नो। आप कहेंगे नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए कॉपर का प्लेस कॉपर और Ag में जब आप कंपेरिजन करेंगे तो कॉपर हाई रिएक्टिव एलिमेंट है देन Ag। तो Ag कभी भी
कॉपर को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, कॉपर Ag को करेगा। ठीक है, तो इस पे आपको कई क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आता है क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डुबोने पर कॉपर प्रतिस्थापित हो जाता है। क्यों उसका होता है? ठीक है, उसका रीजन यही होता है सक्रियता, उनकी जो है रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत काम में आएगा। अब इसमें आ जाइए, हैलोजनों की सक्रियता का क्रम देख लीजिए। हैलोजनों की सक्रियता का क्रम देखिए, सबसे अधिक एक्टिव आपका होगा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन से कम होगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये लिखेंगे क्या, हैलोजनों की सक्रियता का घटता क्रम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब ये फ्लोरीन सबको प्रतिस्थापित करेगा, लेकिन फ्लोरीन को कोई नहीं करेगा। अब क्लोरीन ब्रोमीन को करेगा, लेकिन ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं करेगा। ब्रोमीन आयोडीन को करेगा, लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को नहीं करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाइए, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए HBr है, और अगर ये Cl2 आ गया तो क्या बनेगा, HCl बन जाएगा और प्लस Br2 को प्रतिस्थापित कर देगा, इस तरह बन जाएगा। लेकिन आप ये कहिए कि HBr और प्लस I2 को लिख दीजिए, क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, क्योंकि जो आयोडीन है ये लेस एक्टिव है देन ब्रोमीन, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नोट। नेक्स्ट आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, डबल प्रतिस्थापन होने का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हों और उन दोनों अभिकारकों के एटम्स या आयंस एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहा हो, यानी उनके आयंस का एक्सचेंजिंग हो रहा हो, अदला बदली हो रहा, विनिमय हो रहा हो, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, डबल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल की बात, ये होगा NaOH प्लस HCl हो गया। ठीक है, दो रिएक्टेंट हैं। अब ये जो होगा हाइड्रोजन Cl, ये ClOH को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, और ये जो OH है ये इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा। जब OH को हटाएगा तो क्या जुड़ेगा, ये बन जाएगा NaCl बन गया, और H और OH बन के क्या बन जाएगा, H2O बन गया। और देख लीजिए BaCl2 है, जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, जब बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ में कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ इनके आयनों का एक्सचेंज होगा,
देखिए ये सोडियम सल्फेट इनको हटाएगा और ये जो इनको ये बनेगा क्या, BaSO4। अदला बदली हुआ ना, ये यहाँ चला आया और ये इनके साथ में आ गया, ये बनेगा क्या, 2NaCl। तो जब दो यौगिकों में, दो रिएक्टेंट में उनके आयंस एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं, अदला बदली करते हैं, विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, डबल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं देखिए अवक्षेपण क्या होता है, मतलब होता है अवक्षेप का बढ़ना, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जब दोनों अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके अवक्षेप का निर्माण करते हैं तब इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल आता है, ये होगा AgCl नहीं AgNO3 प्लस NaCl, AgNO3 और NaCl, ये बनेगा क्या, ये बनेगा AgCl और प्लस बन जाएगा NaNO3। ये क्या होगा, जो AgCl है ये अवक्षेप बन गया, इसी को कहेंगे अवक्षेप। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, PbNO3 लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आप करवाएंगे KI से, पोटेशियम आयोडाइड से। अब इस पोटेशियम आयोडाइड के साथ में आपका आ जाएगा PbI2, इसको कहते हैं लेड आयोडाइड। क्या कहेंगे, लेड आयोडाइड। और क्या बनेगा, ये हो जाएगा KNO3, 2KNO3। ये है लेड नाइट्रेट, ठीक है। जो लेड आयोडाइड है ये प्रेसिपिटेट है, ये है येलो कलर का, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जिसमें अवक्षेप बनेगा, अवक्षेप मीन जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लास्क लिया या टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने लेड नाइट्रेट को मिला दिया और पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया, तो आप देखेंगे क्या, उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे यानी पेंदी में ये लेड आयोडाइड अवक्षेप के रूप के नीचे बैठ जाएगा और KNO3 उसके ऊपर पड़ा रहेगा। तो ये अवक्षेप बन रहा है, जब अवक्षेप बनेगा तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद की जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।